कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने डेयरी विकास और पशुपालन विभाग के लिए समीक्षा बैठक। बकरी घटिया तैयार किए जाने के दिए निर्देश। कहा, इससे मिलेगा स्वरोजगार को बढ़ावा। विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने ली सूचना विभाग की समीक्षा बैठक। नई फिल्म नीति के संबंध में दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। फिल्म शूटिंग से बढ़ेंगे प्रदेश में रोजगार के अवसर। जल्द होगा श्रीनगर पौड़ी पर्यटन सर्किट विकसित। श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर से पौड़ी के क्योकालेश्वर मंदिर तक बनेगा धार्मिक सर्किट। सर्वेक्षण के दौरान बद्रीनाथ मंदिर की दीवार पर दिखी दरार। एसएसआई करेगी निरीक्षण। पर्यटन सचिव बोले, बजट की नहीं होगी कोई कमी। और पिथौरागढ़ सीएमओ कार्यालय में डीएम ने किया औचक निरीक्षण। शराबखोरी की मिल रही शिकायतों पर की छापामारी। डीएम बोले, दोषियों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां विजिलेंस की कस्टडी में रामविलास से पूछे गए 100 से ज्यादा सवाल। रामविलास ने नहीं दिया किसी भी सवाल का जवाब। आपको बता दें, लगातार पूछताछ जारी है। विजिलेंस के पास जब्त कागजों के सवालों के जवाब नहीं दे पाए हैं यादव। परिजन भी पूछताछ के लिए नहीं आए हैं। अब पत्नी पर कार्रवाई की तैयारी में विजिलेंस है। कानूनी नोटिस भेजने के साथ ही विजिलेंस अब कार्रवाई करेगा। बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं। तो चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट लाइव बने हुए हैं। कैलाश, अब यहां पर मुश्किलें बढ़ सकती है। विजिलेंस की कस्टडी में रामविलास से पूछे गए सवालों का वो जवाब नहीं दे पाए हैं। क्या क्या मुश्किलें अब उनकी बढ़ सकती हैं? देखिए, कल जिस तरीके से कोर्ट द्वारा उनको एक दिन की यहाँ पर कस्टडी में लिया गया था विजिलेंस द्वारा, और उनसे 100 से ज्यादा सवाल उनसे पूछे गए थे, लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि रामविलास यादव ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सबसे पहले उनसे प्रॉपर्टी के मामलात के बारे में सवाल पूछे गए थे, क्योंकि जब विजिलेंस उनके घर में छापेमारी की थी राजधानी देहरादून के, तो उनके घर में 8 से ज्यादा रजिस्ट्री जो मकानों की थी वो यहाँ पर बरामद की गई थी, जो उनके कई रिश्तेदारों के नाम थी। लेकिन जब उनसे सवाल पूछे गए तो वो चुप्पी साध गए। उसके बाद उन्होंने कई तरह के उनसे सवाल किए, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया है। और लगातार विजिलेंस ये कोशिश कर रही थी कि किसी न किसी सवाल का जवाब वो दे, लेकिन हालांकि उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनको देर शाम वापस जेल भिजवा दिया गया था विजिलेंस द्वारा। लेकिन अब विजिलेंस जो तैयारी कर रहा है वो यही तैयारी है कि उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी को कानूनी नोटिस भेजने के साथ साथ उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की तैयारी विजिलेंस कर रहा है, क्योंकि 6 नोटिस भेजे जा चुके हैं प्रशंसा पहले ही उनकी पत्नी को। लेकिन उनकी पत्नी एक बार भी विजिलेंस दफ्तर में अपनी हाजिरी लगाने नहीं आई, विजिलेंस के सामने नहीं आई, उनके सवालों के जवाब नहीं दिए और ना ही नोटिस का किसी बात का उन्होंने जवाब दिया है। तो विजिलेंस अब इस बात को लेकर यहां पर और भी यहां पर आक्रामक हो गया है, क्योंकि 500-550% से अधिक आय का ये जब मामला किसी आईएएस अधिकारी पर बनता है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही गंभीर ये मामला है। और जिस तरीके से आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि देश में जब भी कहीं इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले आते हैं किसी बड़े अधिकारी पर, तो वाकई में उनके तार जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं। विजिलेंस लगातार ये कोशिश करती है कि उन तारों को हमेशा ही खंगालने की कोशिश की जाए, ताकि जो अन्य लोग इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं वो यहां पर सामने आ सके। और वही कोशिश इस वक्त देहरादून में भी की जा रही है कि विजिलेंस लगातार ये सवाल कर रहा है, लगातार ये कोशिश कर रहा है कि उनके खातों में जो पैसों की जो ट्रांजैक्शंस हुई थी, जिनको लेकर जो रामविलास यादव थे वो जवाब नहीं दे पाए थे, आखिर वो पैसा आया कहां से, किसने वो पैसा डाला है, इन तमाम चीजों की मालूमात की जा रही है। बिल्कुल, रामविलास यादव से पूछताछ तो कुछ नाकाम नजर आई है, लेकिन अब उनकी पत्नी को भी जिस तरीके से आपने बोला, बार बार बुलाया गया पूछताछ के लिए, लेकिन वो हाजिर नहीं हुई। अब क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है और आगे क्या कुछ संभावनाएं हैं? देखिए, मैं आपको पहले इसके बीच में एक जानकारी और दे दूं कि उनके बेटे और बेटी को बुलाया गया था, जिन्होंने कई बार विदेश यात्राएं की थी। और जब विदेश यात्राएं की थी तो जाहिर सी बात है कि लाखों का खर्च उसमें आया था। उसका जवाब ना तो उनका बेटा और ना बेटी दे पाए थे, क्योंकि उन्होंने विजिलेंस के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। लेकिन हाँ, रामविलास यादव ने इस
इस बात को स्पष्ट किया है कि उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी ये तमाम चीजों के बारे में जानती है, वही यहाँ पर बेहतर जवाब दे पाएगी। लेकिन उनकी पत्नी का विजिलेंस के सामने ना आना कहीं ना कहीं शक को और बढ़ाता है कि कम से कम एक भ्रष्टाचार की जिस भ्रष्टाचार की जो जिक्र किया जा रहा था, आशंका जताई जा रही थी, वो और भी पुख्ता अब हो रहा है। और उनकी पत्नी अगर नहीं आती है तो जाहिर तौर पर विजिलेंस यहाँ पर कानून की मदद से यहाँ पर जो अगर अरेस्टिंग भी यहाँ पर की जाए तो शायद इसमें कोई दो राय नहीं कि अरेस्टिंग भी उनकी हो सकती है और कड़ी से कड़ी पूछताछ विजिलेंस करेगा। बिल्कुल, यहाँ पर ये भी मान लिया जाए कैलाश की उनकी जो पत्नी है, विजिलेंस की टीम को मालूम है कि वो कमजोर कड़ी है। अगर उनको बुलाया गया, कड़ाई से पूछताछ की गई तो जाहिर सी बात है यहाँ पर रामविलास यादव तो बचते हुए नजर आए, लेकिन अगर वो कुछ कह देंगी, कुछ बयान दे देंगी तो जरूर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल मुश्किलें बढ़ सकती हैं और यही डर शायद रामविलास यादव को भी हो और इसी वजह से शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो मौन साधे बैठे हैं, वो कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना तय है कि उनकी पत्नी जब आएगी तो कई राज खुलेंगे, कई चीजों से पर्दा हटेगा, जिस पर्दे का हटने का इंतजार यहाँ पर मीडिया को भी है और जो तमाम अधिकारी हैं उनको भी है। और इससे एक सबक और मिलेगा प्रशंसा, जो अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो आईएएस हैं या फिर जो पीसीएस है, कई लोग ऐसे होते हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं और अगर इस तरह की कड़ी कार्रवाई होती है, कई परतें अगर खुलती हैं तो ये उन अधिकारियों के लिए भी एक सबब होगा, क्योंकि सरकार भी एक तौर पर साफ तौर पर यह स्पष्ट कर चुकी है कि जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाएगा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और अगर इस तरह की कोई भी यहाँ पर अब कोई बात निकलकर सामने आती है तो जाहिर तौर पर यह नजीर होगी उन तमाम अधिकारियों के लिए। तो अधिकारी भी अब कुछ भी भ्रष्टाचार में फंसने से और करने से डरेंगे और बचेंगे। बिल्कुल, ये भ्रष्टाचार के तार कहां तक जुड़ते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। जांच जहां तक आगे बढ़ेगी, पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उतने ही ज्यादा खुलासे हो सकेंगे। आप बने रहिए कैलाश, हमारे साथ आगे भी आपसे जानकारी लेगी। तो चलिए देहरादून से एक और खबर का रुख कर लेते हैं, जहां विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने सूचना विभाग की बैठक ली है। नई फिल्म नीति को लेकर निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में फिल्म निर्माण को बनाया जाएगा और सरल भी किया जाएगा, ये उन्होंने किया है। फिल्म शूटिंग से प्रदेश में रोजगार के साधन बढ़ेंगे, ये उन्होंने कहा है। पर्वतीय क्षेत्रों के डेस्टिनेशन को चिन्हित करें अधिकारी। उत्तराखंड में हर साल आयोजित किया जाएगा फिल्म समारोह। स्थानीय बोली भाषा की फिल्मों को भी महत्व दिया जाएगा। तो चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश लाइव बने हुए हैं। कैलाश, बैठक आयोजित की गई और जाहिर सी बात है इस बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से फिल्म सिटी को बढ़ावा दिया जाए, फिल्म समारोह भी आयोजित किए जाएंगे और कहीं ना कहीं इससे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। बिल्कुल प्रशंसा, देखिए सरकार ने साफ तौर पर यह कहा है कि हम रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के एस्पेक्ट्स खंगाल रहे हैं और ये उसी का ये नजरिया, ये उसी का अंजाम है कि यहाँ पर जो प्रमुख सूचना जो सचिव हैं अभिनव कुमार, जिनको मुख्यमंत्री का करीबी यहाँ पर माना जाता है, ये उनकी दिशा निर्देश में उनकी गाइडलाइंस के उन्होंने भी गाइडलाइंस यहाँ पर जारी कर दी हैं तमाम सूचना विभाग के अधिकारियों को कि जो भी फिल्में उत्तराखंड में बनाई जाएगी उनके लिए सरलीकरण किया जाए। क्योंकि अगर मुंबई से या फिर साउथ इंडिया से अगर कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उत्तराखंड आता है तो उसके लिए सरलीकरण अगर चीजों नीति को होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर फिल्म बनाने यहाँ पर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जिन डेस्टिनेशंस में इससे पहले भी कई फिल्मों का निर्माण हो चुका है, कई फिल्में शूट की जा चुकी हैं। और अब उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है सूचना विभाग के अधिकारियों से कि आप ऐसी जगहों को चिन्हित करें जो जगह भले ही दूर हो लेकिन उन जगहों पर जो खूबसूरती हो बेहद अच्छी हो, वहां पर जो सहूलियतें हैं, सहूलियतों का इंतजाम यहाँ पर विभाग करवा सके, प्रशासन वहां पर करवा सके। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही ही उद्देश्य है कि अगर फिल्में शूट करने के लिए अगर बाहर से प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स अगर उत्तराखंड आते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो लोकल स्तर के जो कलाकार होंगे उनको भी काम मिलेगा। उसके अलावा जो यहाँ पर जो होटल से जुड़े जो व्यवसायी हैं उनको भी यहाँ पर रोजगार मिलेगा। यहाँ पर जो गाड़ियों से जुड़े जो व्यवसायी हैं उनको भी यहाँ पर रोजगार मिलेगा। तो रोजगार के जो संसाधन हैं उनको यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश सरकार कर रही है। इसी एवज में सरकार ने साफ तौर पर निर्देशित किया था प्रमुख मुख्य सचिव को, जिन्होंने कल ये बैठक, महत्वपूर्ण बैठक ली सूचना विभाग की। और अब सूचना विभाग इस पर मंथन करेगा कि ज्यादा से ज्यादा दूर दराज तक जो सरकार की जो योजना है वो पहुंच सके, फिल्म की जो नीति है 2022 वो उसका सरलीकरण किया जा सके। और यहाँ पर जिस तरीके
तरीके से रोजगार की हमने बात की थी और पहले भी यहाँ पर हम करते आए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि अगर फिल्में यहाँ पर बनती हैं तो जो यहाँ के जो स्थानीय कलाकार होंगे प्रशंसा, उनको भी यहाँ पर बड़े पर्दे पर यहाँ पर रोल मिल सकता है, उनका भी जो आने वाला भविष्य है वो संवर सकता है, और उसके अलावा जो रोजगार के संसाधन हैं उनमें यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल कह सकते हैं काफी सराहनीय पहल है। इसके साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो स्थानीय बोली भाषा की फिल्में होंगी उनको भी महत्व दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए इसके अलावा बिल्कुल जो स्थानीय जो बोली भाषा की जो फिल्में होंगी उनको बढ़ावा देना अति आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि आपने अन्य राज्यों की अगर हम बात करें, हर राज्य की बोली भाषा का अपना महत्व है, उत्तराखंड की बोली भाषा का भी अपना महत्व है, और जाहिर तौर पर अगर विभाग द्वारा ही ये पहल की जाएगी तो इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ की बोली भाषा को भी लोग अन्य राज्यों में या अन्य देशों में लोग जान सकेंगे, पहचान सकेंगे। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात प्रशंसा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस तरीके से मुंबई में या फिर जो बॉलीवुड या जो टॉलीवुड इंडस्ट्री है, यहाँ पर हर साल फिल्म समारोह का आयोजन किया जाता है, तो वैसे ही आयोजन करवाने की जिम्मेदारी अब सूचना विभाग को दे दी गई है। उनसे कहा गया है कि आप ऐसा आयोजन हर साल उत्तराखंड में करवाएं, और जिसमें आप तमाम उन फिल्म अभिनेत्रियों को, अभिनेताओं को, डायरेक्टर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, फोटोग्राफर्स और अन्य जो भी यहाँ पर जो प्रमुख लोग होते हैं जो फिल्मों की शूटिंग में मशगूल रहते हैं, उन लोगों को आप आमंत्रित करें, उन लोगों को आप न्योता दें कि आप बार बार उत्तराखंड आए, आप बार बार यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग करें, और इसके साथ साथ उनको सम्मानित भी करें ताकि उनका मनोबल भी बढ़े और बार बार वो उत्तराखंड आकर यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग करें और यहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया करा सकें। बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण निर्णय है, निर्देश है और कह सकते हैं सराहनीय पहल भी है, और इसका कहीं ना कहीं फायदा होते भी दिखेगा कलाकारों को भी, और कह सकते हैं जो रोजगार के अवसर हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं मील का पत्थर ये साबित होगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। देहरादून से खबर मिल रही है जहां प्रदेश में जल्द स्थापित होंगी बकरी घाटियां। बकरी पालन करने वालों के लिए सरकार की नई पहल ये है, बकरी घाटी क्लस्टर के रूप में विकसित की जाएंगी। इससे स्वरोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा पैदा हो सकेंगे, ग्रामीण की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। तो लगातार हम देख रहे हैं इस तरीके की पहल राज्य सरकार की ओर से की जा रही है ताकि उत्तराखंड को एक विकसित राज्य बनाया जा सके, वहां के लोगों को पलायन करने की स्थिति ना आए, और इसी कड़ी में प्रदेश में जल्द बकरी घाटियां स्थापित की जाएंगी। तो प्रदेश में जल्द बकरी घाटियां स्थापित होंगी। बकरी पालन करने वालों के लिए सरकार की ये एक नई पहल है। बकरी घाटी क्लस्टर के रूप में आपको बता दें ये बकरी घाटियां विकसित की जाएंगी। इससे स्वरोजगार के अवसर भी ज्यादा से ज्यादा पैदा हो सकेंगे, ग्रामीण की जो आर्थिक स्थिति होगी वो भी मजबूत होगी। मिल्क बूथों का भी जल्द स्थापना होगा। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने तेजी लाने के इसमें निर्देश दिए हैं। तो चलिए ये वही, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश लाइव बने हुए हैं। कैलाश, लगातार हम देख रहे हैं तमाम प्रयास सरकार की किए जा रहे हैं, एक और नई पहल है, ये जो पहल की गई है वो कितना मील का पत्थर साबित होगी, इससे कितना फायदा होगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पलायन की, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं प्रशंसा जो पहाड़ों में रहते हैं, जिनकी आजीविका पहाड़ों पर निर्भर है, चाहे वो पशुपालन हो, यहाँ पर बकरी पालन हो, मत्स्य पालन हो, या फिर यहाँ पर जो खेती और जो उनके जो क्षेत्रीय जो संसाधन हैं उन पर ये लोग डिपेंड होते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से पशुपालन विभाग ने ये महत्वपूर्ण यहाँ पर एक पहल यहाँ पर की है कि जो बकरी पालन को लेकर यहाँ पर जो क्लस्टर्स हैं उन क्लस्टर्स को बनाया जाएगा, तो जाहिर तौर पर बकरी पालन से जुड़े जो लोग हैं, जो काश्तकार होंगे, उनको बहुत ज्यादा फायदा इसलिए होगा क्योंकि सरकार द्वारा ये पूरी सहायता की जा रही है, सरकार द्वारा ये पहल की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस तरीके से मीट का जो उद्योग है, मीट के लेकर सबसे ज्यादा यहाँ पर जो मीट जो आयात यहाँ पर जो बकरियां की जाती हैं वो राजस्थान से की जाती हैं। लेकिन अगर इस तरह के क्लस्टर्स अगर उत्तराखंड में बनाए जाएंगे तो मीट के उद्योग को भी यहाँ पर एक बढ़ावा मिलेगा, जिसके चलते यहाँ के जो लोकल स्तर के जो लोग होंगे, जो बकरी पालन के इस जो बकरी पालन का जो हिस्सा है, उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पर होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर बकरियों का जो पालन होता है वो बढ़ोतरी अगर उसमें होती है तो न सिर्फ राजस्थान या फिर अन्य राज्यों से यहाँ पर आयात नहीं हो पाएगा, बल्कि यहाँ पर भी यहाँ पर स्टॉक ज्यादा होगा, यहाँ के लोग उन चीजों को आयात कर सकेंगे। तो दोहरे से तिहरे फायदा यहाँ पर जो काश्तकार है उनको होता यहाँ पर नजर आएगा। तो सरकार की ये जो पहल है इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा दुग्ध विकास को लेकर
भी कल महत्वपूर्ण यहाँ पर उन्होंने निर्देश यहाँ पर अधिकारियों को दिए हैं मंत्री द्वारा, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो युक्त विकास के जो पॉइंट्स है उनको यहाँ पर बनाया जाए, ताकि जो ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं जिनकी जो आजीविका है सिर्फ दूध पर निर्भर है, वो अपने जो सामने जो निकट उनका जो पॉइंट पड़ेगा वहां पर जाकर वो अपना दूध बेच सके और वो दूध यहाँ पर मार्केट में आ सके, उनकी भी आजीविका इससे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सके कि बहुत ही महत्वपूर्ण इस योजना को माना जा रहा है, और ये योजना अगर सफल होती है तो कई ऐसे लोग होंगे, कई ऐसे युवा होंगे जो पलायन से बचेंगे, बल्कि अपना जो आने वाला भविष्य है वो इसमें तलाशेंगे। बिल्कुल, इस योजना पर काम करना कब से शुरू हो जाएगा? क्या उम्मीद है, कब तक स्थापना की जाएगी? देखिए, इससे पहले भी जो बकरी पालन है वो होता आया है उत्तराखंड में, और जिस तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर जो कोशिश है सरकार की, अब सरकार की कोशिश ये है कि इसको लार्ज फॉर्म में विकसित किया जाए, क्योंकि अगर मैं पहाड़ी क्षेत्रों की बात करूं तो हर घर में 2 से 3 से 4 या मैक्सिमम 10 से 12 बकरियां होती हैं, जिनका जो छोटा मोटा जो व्यापार होता है उसी पर निर्भर करता है। लेकिन अब सरकार ने क्लस्टर की बात कही है, तो क्लस्टर फॉर्म में अगर ये घाटियां विकसित की जाएंगी तो कई ऐसे लोग होंगे जो उन घाटियों में अपनी बकरियां का पालन करेंगे और लार्ज फॉर्म में ये प्रोडक्शन होगा, तो जिससे न सिर्फ मीट का उद्योग बढ़ेगा, उससे ऊन का उद्योग बढ़ेगा, दूध का उद्योग बढ़ेगा, और ये अगर 2 से 3 उद्योग अगर बढ़ते हैं तो जाहिर तौर पर जो लोग इस चीज से जुड़े हुए होंगे उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसके अलावा फिर आवाजाही के लिए जो मटेरियल यहाँ पर यूज होगा, जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग होंगे उनको यहाँ पर फायदा होगा, जो स्थानीय जो लोग होंगे, जो व्यापारी होंगे, जो होटल और ढाबे वाले लोग होंगे, उन तमाम लोगों को फायदा होगा। तो सिर्फ एक चीज है जिस पर सरकार फोकस कर रही है, लेकिन उस एक चीज से कई ऐसे व्यापारी हैं जिनको यहां पर फायदा होता नजर आएगा। बिल्कुल, उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, कह सकते हैं रोजगार भी उपलब्ध होंगे और कई ऐसे लाभ हैं जो कि लोगों को मिल सकेंगे। आप बने रहिए कैलाश, हमारे साथ आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो चलिए देहरादून से एक और खबर का रुख कर लेते हैं, जहां देहरादून समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 9 जुलाई तक तेज तो कहीं मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में नदियों के जलस्तर बढ़ने की संभावना भी मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। तो लगातार हम देख रहे हैं कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। उत्तराखंड में जिस तरीके से मानसून ने दस्तक दे दी है, लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग को भी रिपोर्ट भेजी जा चुकी है, ताकि आपदा प्रबंधन विभाग अपनी तैयारी पूरी कर ले और जहां पर भूस्खलन होता है वहां पर अपनी तैयारी पूरी तरीके से तैयार रखे और पूरी तरीके से मुस्तैद आपदा प्रबंधन विभाग रहे। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। कैलाश, 5 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, क्या जानकारी और फिलहाल क्या अपडेट है मौसम को लेकर? अभी कैसा मौसम बना हुआ है? देखिए, अपडेट अभी यही है कि अभी कुछ देर पहले बारिश बहुत तेज हो रही थी और अभी बारिश यहाँ पर रुकी हुई है। और जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि जो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है 5 जिलों के लिए, लेकिन अन्य जिलों की हम बात करें वहां पर लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पर बारिश तेज है और जो जलस्तर है नदियों का वो लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर मौसम विभाग पूर्वानुमान जारी कर चुका था। अपनी रिपोर्ट यहाँ पर भेजी जा चुकी थी आपदा प्रबंधन विभाग को, और अब आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि सरकार लगातार ये पहले ही इतला कर चुकी थी, निर्देशित कर चुकी थी कि मौसम के तहत, मानसून के तहत पूरी तरीके से अलर्टनेस बढ़ती जाए, क्योंकि 2013 की आपदा को प्रदेश में कोई नहीं भूला है और 2013 की आपदा के बाद से जो प्रशासन है, प्रशासन बहुत ज्यादा अलर्ट है और ऐसी घटनाएं दोबारा ना होने पाए, इसको लेकर अब सरकार यही कोशिश करती है कि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। इसीलिए अलर्ट मोड पर यहाँ पर प्रशासन है। यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें, आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार सतर्क हैं। जो पॉइंट्स यहाँ पर चिन्हित किए गए थे प्रशंसा, वहां पर टीमों को डेप्लॉय पहले ही कर दिया गया है, लेकिन इतना और है कि अगर और भी संसाधनों की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी प्रशासन यहां पर तैयार है। उसके अलावा हेलीकॉप्टर्स की जो व्यवस्था की हम बात कर रहे थे, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में एक हेलीकॉप्टर्स की व्यवस्था यहां पर की गई है कि अगर आपातकाल में किसी तरह की कोई रेस्क्यू यहां पर करना पड़े तो उसके लिए हेलीकॉप्टर्स की तैनाती यहां पर की गई है। साथ ही यहां पर बुलडोजर्स की बात करें तो सड़कें खोलने को लेकर जो मार्ग अवरुद्ध होंगे उनको लेकर भी यहां पर पूरी तैयारी है, क्योंकि पहाड़ों में अधिकतर मानसून
मानसून के समय देखा जाता है कि लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, बोल्डर्स गिरते हैं, क्योंकि कुछ घटनाएं हो भी चुकी हैं। तो इसको लेकर जो अलर्टनेस है वो लगातार यहाँ पर विभाग दिखा रहा है। और अब जिस तरीके से जो नदियों का जलस्तर है तो वो भी अब बढ़ना शुरू हो चुका है। तो जो स्थानीय जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है और तमाम जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, तमाम अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, उन सभी को अलर्ट मोड पर यहाँ पर भेजा जा चुका है, क्योंकि उत्तराखंड में 30 सितंबर तक सरकारी छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है उत्तराखंड शासन द्वारा। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सरकार इसको हल्के में नहीं ले रही है। सरकार मॉनसून को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है। चारधाम यात्रा अभी चल रही है, कांवड़ यात्रा 14 तारीख से शुरू होने वाली है। तो ये जो दो चुनौतियां हैं, इसको लेकर भी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। बिल्कुल, यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं और पूरी तरीके से कह सकते हैं प्रशासन भी तैयार है, आपदा प्रबंधन भी पूरी तरीके से तैयार है। आप बने रहिए कैलाश, हमारे साथ आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लगातार हम देख रहे हैं तेज बारिश जिस तरीके से उत्तराखंड में हो रही है, उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिलों में अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए अब खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां केदारनाथ के तर्ज पर बद्रीनाथ धाम को भी भव्य स्वरूप में निखारने के लिए निर्माण कार्य किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम की महायोजना तैयार करने के दौरान मंदिर की दाहिनी और हल्की दरार दिखाई दी। इसको लेकर पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दीवार पर आई दरार का उपचार करेगा। इसको ठीक करने के लिए एएसआई ने 5 करोड़ रुपए खर्च का आकलन कर सरकार को भेजा है। बद्रीनाथ नगर के पीछे ग्लेशियर के लिए भी सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जाएगा। साथ ही बद्रीनाथ धाम को मॉडल तरीके से बनाया जाएगा। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में गैरसैंण को राजधानी बनाने का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। अब इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 14 जुलाई को गैरसैंण में सांकेतिक तालाबंदी करने वाले हैं। इस पर बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल ने चुटकी ली है और कहा कि हरीश रावत अपने लिए कोई न कोई राजनीतिक काम ढूंढते रहते हैं। वो अकेले चलो की राजनीति में विश्वास करते हैं। कांग्रेस संगठन का और कोई काम नहीं है। हरीश रावत जी कोई ना कोई अपने लिए राजनीतिक कार्य ढूंढते रहते हैं और वो एकला चलो की नीति में विश्वास करते हैं। कांग्रेस संगठन का कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन क्योंकि हरीश रावत जी को सुर्खियों में रहना है, अपने आप को कहीं ना कहीं दिखाना है, अपने अस्तित्व बना के रखना है, कुछ ना कुछ काम उन्हें चाहिए ताकि वो सुर्खियों में बने रहे, समाचारों में बने रहे। तो ये उनकी छपास की बीमारी है, तो उसका इलाज तो कोई नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून के हनुमान चौक स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा के बाद हनुमान जी की मूर्ति के सामने मत्था टेक कर बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की समृद्धि और आर्थिक खुशहाली की कामना की। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए।